गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर द डिले, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था एंड हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, हाय क्रिश, हेलो क्रिश, हाय अवनी, इट्स ओके, यू कैन कैरी ऑन। मॉन्स्टर डेंजर वाईटी, आपका क्या नाम है? मैं आपको इस नाम से कैसे बुलाऊं? विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? गेमिंग जोन लेट क्यों हो रहा है बेटा? टेक्निकल इशू था इसलिए लेट हो रहा था। आई वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू बिगिन द क्लास बट वो कुछ इशू आ रहा था टेक्निकल। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा कोई सा भी बॉन्ड हो, अगर बॉन्ड है तो वो क्या करेगा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा। बेटा आपका नाम बताओ तो मेरे लिए आपको एड्रेस करना थोड़ा सा अच्छा सा फीलिंग आएगी। मॉन्स्टर डेंजर कह के मैं आपको कैसे एड्रेस करूं? राइट, आपका नाम बता दो। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड्स क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया है तो वो विस्कोसिटी बढ़ाएगा। ठीक है रोहित, क्लास शुरू हो चुकी है। एस्टर, क्या एस्टर? थैंक यू क्रिश। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट रोहित, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके NSE-JS IJSO के लिए है वो यही चैप्टर है, इसलिए इसको हमको बहुत डेप्थ में करना है, अच्छे से करना है। और ये 11th और 12th का मिक्स एक साथ इसी चैप्टर में हम करेंगे। सॉल्यूशंस का पार्ट जो है वो भी हम इसी में करेंगे, रिडॉक्स भी हम इसी में करेंगे। तो ये चैप्टर 3-4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन साथ में कंटिन्यू हम एक ही चैप्टर में कैरी ऑन करेंगे, तो ये चैप्टर लंबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा, अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो इसी चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कम मतलब डिफिकल्टी लेवल कम भी होता है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा भी होता है। ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं और नॉर्मल रेंज के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। राइट, तो ये चैप्टर चलेगा। राइट, वॉल्यूम कम आ रही है। यस वैभव, गेमिंग जोन वैभव हैं और वॉल्यूम इंक्रीज। अब देखिए, अब वॉल्यूम ठीक आ रही है बेटा? अब वॉल्यूम ठीक आ रही है क्या? चेक करके बताइए एक बार, वॉल्यूम अब सही आ रही है? क्रिश अब ठीक आ रही है वॉल्यूम? ओके, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए बिगिन करते हैं बिना देरी के। आज अब हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, यहाँ पे आइसोटोप्स वगैरह की हमने बात कर ली थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस, मॉडिफिकेशंस, हम ये सारी बात कर चुके थे। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं आगे एटॉमिक मास की तरफ। तो एटॉमिक मास की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास एंड आज हम मोल कॉन्सेप्ट बिगिन करेंगे। एटॉमिक मास एंड वील बी बिगिनिंग विद मोल कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें एक बहुत प्रोमिनेंट चीज निकल के आई और वो थी एटॉमिक मास। कहां से निकल के आई? वहां तो हमने एटम की बात करी थी। राइट, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बाबा डाल्टन ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स का, एक एलिमेंट के एटम्स का दूसरे एलिमेंट के एटम से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज इन द सेंस मास की, केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज, सारी तरह की इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट होती हैं। एक एटम की प्रॉपर्टीज, एक एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं।
करेक्ट। तो यहां से एक मेजरेबल प्रॉपर्टी, एक आसानी से मेजर की जाने वाली प्रॉपर्टी, एटलीस्ट मतलब बाकी सब कुछ मेजर नहीं किया जा सकता था लेकिन मास पे बात की जा सकती थी, वो कुछ जाना पहचाना नाम था, वो कुछ ऐसा नाम था जिसपे काउंट किया जा सकता था कि हाँ भाई इसको कैलकुलेट करना, मास को कैलकुलेट करने का प्रयास तो किया जा सकता है। तो वहां से मास पकड़ लिया गया और उसी मास को बेसिस बनाकर, आपको पता है, उसी मास को बेसिस बनाकर पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की भी कोशिश की गई। आफ्टर लेवोइजियर ने एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड किया था। उसके बाद वहीं से पीरियोडिक टेबल को के क्लासिफिकेशन के एफर्ट्स करने शुरू किए गए उसी मास को बेस बना के। तो यहां पे हम उसी एटॉमिक मास की बात से शुरुआत करते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इस बारे में। एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में, लेट्स सी। कि ये सारी चीजें हम यस, नाउ वी हैव इट हियर। एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को जो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल था उस समय, ठीक है। यहां पर हमको जानकारी ये थी बैकग्राउंड में कि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो किसी एक चीज को स्टैंडर्ड रख के उसके कंपैरिजन में दूसरी चीजों का मास जो है वो नापा जा सकता था। ये सेम उसी तरह से था जिस तरह से आप लोग बाजार में कुछ लेने जाते हैं और वेइंग बैलेंस पे, जैसे वो जो तराजू हुआ करता था या अभी भी होता है बहुत सारी जगह, तो तराजू पे एक तरफ एक बाट रखा जाता है, उसको एक स्टैंडर्ड वेट मान लिया जाता है और उसके कंपैरिजन में दूसरे चीज का मास मेजर किया जा सकता है। अगर आप एप्पल्स लेने जा रहे हैं तो कहे आपने कहा 1 किलो एप्पल दे दो, तो उस वेट से नापेगा कि इस स्टैंडर्ड वेट से कितने टाइम्स हेवियर है। बराबर है तो 1 kg, अगर आपने कहा 5 किलो दे दो, सो स्टैंडर्ड वेट से 5 टाइम्स हेवियर होना चाहिए वो एप्पल का वेट, देन इट इज 5 टाइम्स हेवियर, हम कहेंगे ये 5 किलो है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड कोई एक यूनिट चाहिए थी, तो किसको स्टैंडर्ड लें? आर्बिट्रेरली हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे कम उसका मास था, ये पता था कि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, सबसे लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन, तो उसको स्टैंडर्ड मान के, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के कि उसका मास हम मान लेते हैं कि 1 है उसका मास, तो हाइड्रोजन से कितने टाइम्स हेवियर हैं बाकी सारे एलिमेंट्स, राइट। तो ऐसे करके हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में देखने लग गए कि कैसे बाकी एलिमेंट्स कितने हायर हैं। बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन के मिल गए आइसोटोप्स। अच्छा, और ये सब काम क्यों हो रहा था? देखिए एटम जो होता है ना वो बहुत छोटा है, ये आप भी जानते हैं। तो एटम इतना छोटा है कि उसका मास मेजर करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल था उस समय जब बहुत सारी टेक्नोलॉजी डिवेलप नहीं थी। लेटर ऑन टेक्नोलॉजी डिवेलप हो गई है, स्पेक्ट्रोमीटर बन गया है, तो उससे मास जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन तब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया। फिर आगे बढ़े तो पता चला हाइड्रोजन के तो आइसोटोप्स है, उसका मास भी कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। आइसोटोप्स हमने पिछली क्लास में बात करी थी आइसोटोप्स के बारे में। क्या होते हैं आइसोटोप्स? हमने पिछली क्लास में आइसोटोप्स की बात करी थी। यस, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स देखिए, जल्दी देखिए क्या होते हैं आइसोटोप्स। क्या हो गया यहाँ पे बेटा? मैंने आप लोगों के लिए एक शीट सेंड करी थी, डीपीपी सेंड करी थी, आप लोगों ने सॉल्व करी क्या? यूट्यूब, ये सॉरी टेलीग्राम पे एक डीपीपी सेंड करी थी। टेल मी अबाउट माय क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने? कहाँ है गेमिंग जोन? मैम क्लास 10 स्टूडेंट ऑल्सो एलिजिबल फॉर NSCJS। बेटा एज से पता चलेगा, वैभव एज से पता चलेगा एलिजिबल है। ELP सॉल्व कर ली थी, ओके। रोहित ELP सॉल्व करिएगा बेटा। ELP क्या मतलब, सॉरी दिस
डीपीपी सॉल्व करिएगा, ईएलपी डीपीपी जिस भी नाम से आई है आपको, आप प्लीज़ उसे सॉल्व करिएगा और फिर वील डिस्कस द डाउट्स। बेटा नोट्स भी, ये थोड़ा सा एक टॉपिक इतना सब्सटैंशियल कंप्लीट हो जाए फिर मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी मतलब एज सच एटलीस्ट मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाए, फिर वो आपको आज की तारीख में आई थिंक आज हम मोल कॉन्सेप्ट टच कर लेंगे तो उसको फिर आ जाएगा, तब ताकि अब आपको जो नेक्स्ट ईएलपी आएगी उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप अब बैठ के अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए यस, तो यहाँ पे हमने आइसोटोप्स की बात करी थी। क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स एक एटम के डिफरेंट मास वाले एलिमेंट्स हैं। हम ये क्यों कर रहे थे, ये सारा कॉन्सेप्ट हम कर क्यों रहे थे, एटॉमिक मास हम क्यों डिस्कस कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनके कैलकुलेशंस, एक एलिमेंट कितनी अबंडेंस में है किसी कंपाउंड में, ये सब आगे के कैलकुलेशंस किए जा सके। लेकिन इतना छोटा एलिमेंट का एटम कि उसका मास कैलकुलेट करना मुश्किल था, तो उसका मास इतना कॉम्प्लिकेटेड आता कि कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। हमने उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना और ये देखने की कोशिश करने लग गए कि हाइड्रोजन से कितना ज्यादा हेवियर है, राइट। लेकिन अब यहां देखो फिर वही कहानी हो गई कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स निकल आए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फिर से फ्रैक्शन में पहुंच गया। हमने 1 माना था, अब वो 1.0078 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि हम आसान काम करने चले थे, थोड़े से काम को हम सिंप्लीफाई करने चले थे, वो ना हो पाया। दूसरा एलिमेंट चूज किया गया, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन चूज किया गया, ये सोच के कि इसका एटॉमिक नंबर 16 है, ये भी बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन हो जाता है, मैक्सिमम एलिमेंट से। इसका भी जब हम इसके कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट को देखेंगे, मास को देखेंगे, तो वो जो है वो भी कितना आ जाएगा, वो भी एक होल नंबर में आ जाएगा। तो अगर होल नंबर में आ जाएगा तो फिर से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो अगेन ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स मिल गए। फिर अब क्या करें? फिर रेस्क्यू के लिए मिला हमको क्या? कार्बन, ठीक है। कार्बन मिला और कार्बन के भी आइसोटोप्स थे। ये बात पहले ही देख ली गई कि भाई कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं क्या। फिर जब कार्बन के भी आइसोटोप्स थे तो उसमें से एक यूनिट बनाई गई जिसे हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU। 1 AMU। अब ये क्या होती है? स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए, ठीक है। कार्बन जो था उसके भी आइसोटोप थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। अब ये जो कार्बन है कार्बन 12 वाला आइसोटोप चूज किया गया और इसके किए गए 12 पार्ट्स। 1 AMU एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई ऐसे, 1 AMU एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई ऐसे कि 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 12। तो कार्बन का मास एक्यूरेटली नापा गया स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन है जिससे एक्यूरेटली नापा जा सकता है एटम का मास। तो कार्बन का मास जो निकल के आया वो आया 1.992 into 10 to power minus 23 grams, ठीक है। 1.992 into 10 to power minus 23 grams, इतना कम, ठीक है। अब 1 AMU कैसे डिफाइन किया गया? 1 AMU is equal to 1/12 of mass of कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कि is 1.992 into 10 to power minus 23 divided by 12, ठीक है। और ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया 1.66 into 10 to power minus 24 grams। तो 1 AMU की वैल्यू क्या हो गई? तो 1 AMU की वैल्यू क्या हो गई? 1.66 into 10 to power minus 24 grams. This is equal to 1 AMU. 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 to power minus 24 grams. यानी कि अब इसको 1 AMU को मान लिया गया क्या? एक स्टैंडर्ड यूनिट। क्या? 1 AMU को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया। अब क्या मेजर किया जाता है? इस 1 AMU से कितने टाइम्स हेवियर है कोई भी एलिमेंट,
क्या, फिर से बोलती हूँ, फिर से, क्या इस 1 AMU से कितने ज्यादा टाइम्स हेवियर है कोई भी एलिमेंट, दैट इज एटॉमिक मास। अब हम जो एटॉमिक मास बताते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो हम यही बताते हैं कि इस 1 AMU से कितने टाइम्स हेवियर है ये कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अब इस 1 AMU को, दैट इज क्या होती है 1 AMU क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट डज AMU स्टैंड फॉर, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये पहले कहा जाता था, अभी इसे क्या कहा जाता है, 1U भी कह देते हैं। व्हाट डज दिस U स्टैंड फॉर, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। हम 1U कहें या 1 AMU कहें, अब एक ही बात है। यूनिफाइड मास का मतलब है एक यूनिट का मास। जैसे मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की एक यूनिट, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड के आयन्स हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बहुत सारे हैं। ठीक है, उसमें से एक यूनिट, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक यूनिट सोडियम और क्लोरीन, दैट्स अ यूनिट। तो उसका मास कहलाएगा फॉर्मूला यूनिट मास, और या फिर हम उसको यूनिफाइड मास, जब हम टर्म्स लिखेंगे, जब हम वैल्यूज लिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 58.5 U, दैट इज यूनिफाइड मास। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, यहां तक कोई सवाल? चलिए आगे बात करते हैं। अब एक और टर्म आपके सामने आएगा, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास भैया, जब भी हम टर्म रिलेटिव की बात करते हैं हम हमेशा कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जब भी टर्म यूज कर रहे हैं रिलेटिव, हम हमेशा कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने जो पहले करा था ये क्या, ये, ठीक है, यहां पे इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि 1 AMU के कंपैरिजन में कोई एलिमेंट कितना हैवी है। ठीक है, 1 AMU के कंपैरिजन में कोई एलिमेंट कितना ज्यादा हैवी है, दैट इज 1 AMU। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि इसको क्या लिखेंगे आप, हाउ मेनी टाइम्स an element, an atom of an element of an element is heavier than 1 AMU। ठीक है, इसको मैं कहूं, इसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर एटम का मास है तो, या फिर अगर किसी मॉलिक्यूल का मास है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल का मास है तो। अब इसका क्या मतलब है? रिलेटिव एटॉमिक मास हम देख लेते हैं। इसका मतलब है कि मास ऑफ एन एटम divided by mass of 1/12 mass of carbon 12, 1/12 mass of carbon 12। ठीक है, दैट इज, इसको क्या लिख सकती हूं मैं, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एटम बाय 1 AMU। ठीक है, 1 AMU से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, किसी भी एलिमेंट के मास को मैं 1 AMU से डिवाइड कर दूं, या 1 AMU के कंपैरिजन में वो कितना टाइम्स हेवियर है ये बात कर लूं, तो मैं क्या कहूंगी, कितना उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर एटम है तो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही ले लूँ, तो एग्जाम्पल चलिए मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो मेजर किया गया स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो वो 736 × 10⁻⁻24 ग्राम्स था।
डिवाइडेड बाय 1 AMU कितना था, अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो अब बताओ, ये लगभग 1 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1.0078। देखो यूनिट तो कट गई, यूनिट तो कैंसिल हो गई, ध्यान दीजिएगा, यूनिट तो कैंसिल हो गई, दोनों जगह ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1.0078, या इसको मैं लिख सकती हूं और 1.008 AMU। आपसे मैंने कहा था चैप्टर क्लास शुरू होने से पहले जितनी देर टाइम था कि आप पीरियोडिक टेबल एक बार देखिएगा। पीरियोडिक टेबल में आपको जो मास दिख रहा है वो यही दिख रहा है, हाइड्रोजन का मास चेक करिए, जल्दी से चेक करिए। पीरियोडिक टेबल में जो आपको मास दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1.008 AMU। एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में आपको मास दिख रहा है कहां, पीरियोडिक टेबल में जो भी मासेस हमको दिखते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में दिखते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, तो हाइड्रोजन का मास इज दिस मच क्लियर। देखा आपने, चेक करिए पीरियोडिक टेबल, जल्दी से चेक करिए, जल्दी से चेक करिए पीरियोडिक टेबल, क्विकली क्विकली चेक करिए पीरियोडिक टेबल। देखिए, इसको लोकेट करिए पीरियोडिक टेबल पे, ये मास हाइड्रोजन का, ये मास लोकेट करिए पीरियोडिक टेबल से जल्दी, हैंड इन हैंड। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हमारी नजर में होने चाहिए, ठीक है, हमको बिल्कुल पता होना चाहिए एग्जैक्टली हाइड्रोजन कहाँ है, हीलियम कहाँ है। ऑल्दो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन द पीरियोडिक टेबल चैप्टर, लेकिन आप अभी से इसको देखना शुरू कर दीजिए ताकि दिमाग में बस जाए, एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कैंडियम कहाँ मिलेगा तो आपको कुछ तो आइडिया हो कि किधर, यहाँ कहीं देखा था। आर्गन कहाँ मिलेगा तो इस साइड, राइट हैंड साइड कहीं पे देखा था, तो राइट हैंड साइड हमें एटलीस्ट लोकेशन थोड़ी बहुत पता है, पूरी पता है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। हाँ जी, तो अब अगर हमारे पास कोई यूनिट नहीं है इसको, तो मैं क्या कह सकती हूँ इसको, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, AMU 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इस टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं इसको 1 AMU या फिर U कह सकते हैं। U स्टैंड्स फॉर, अभी अभी बताया था मैंने आपको, U स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताइए, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। चलिए एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या कह रही है इस कॉन्टेक्स्ट में। ये रही, द एटॉमिक मास or the mass of an atom is actually very very small because atoms are extremely small. Today we have sophisticated techniques, कौन सी, mass spectroscopy, mass spectroscopy किससे मेजर करते हैं, mass spectroscopy, spectrometer for determining the atomic masses fairly accurately. But in the 19th century scientists could determine the mass of one atom relative to another, one atom relative to another by means of experiment। यानी कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा हेवियर है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा हेवियर है, कार्बन के कंपैरिजन में या वन एटॉमिक मास यूनिट के कंपैरिजन में कितना हेवियर है। As has been mentioned earlier, hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1, arbitrarily मतलब मान लिया था बस, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मानना था तो बस हमने मान लिया था, क्योंकि लाइटेस्ट है। एक रीजन ये था कि लाइटेस्ट है, अब कितना लाइटेस्ट है, किसी को तो हमें यूनिट देनी है, तो हमने 1 यूनिट दे दिया कि मान लेते हैं कि यही एक 1 यूनिट है, ठीक है। आर्बिट्रेरली असाइन द मास ऑफ 1 विदाउट एनी यूनिट्स एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइन मासेस रिलेटिव टू इट, उसके कंपैरिजन में। कि देखिए इस बात को समझना है, क्योंकि मासेस के अभी 3-4 टर्म्स आपके सामने आएंगे तो हर टर्म आपको क्लियर हो। And other elements were assigned the mass relative to it. However, the present system of atomic mass unit is based on carbon-12 as the standard and has been agreed upon in 1961. Here carbon-12 isotope, one of the isotopes of carbon can be represented as like this, carbon-12 in this system is assigned the mass exactly 12 atomic mass units, exactly 12 atomic mass units AMU. Carbon-12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass units and masses of all other atoms are given relative to this standard. 1 AMU या 12 atomic mass units, 1 atomic mass unit इसका 1/12th part, 12 atomic mass units carbon-12 का mass,
12 एटॉमिक मास यूनिट्स। इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया और बाकी सबके मासेस जो है वो इसके कंपैरिजन में आए। 1 एटॉमिक मास यूनिट, देखिए 1 atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। ये हो गई आपकी AMU की डेफिनेशन बाय NCERT, वही जो अभी हमने डिस्कस करी। NCERT साथ साथ लेके चलनी है। मैं हर बार आपको NCERT खोल के इसीलिए दिखा रही हूँ, आपके पास भी NCERT है, आप लेके बैठिए। मैं हर बार आपको बोल रही हूँ क्लास 11th की NCERT लेके बैठिए। आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए NCERT में कौन सी कहाँ पर है। हम एक एक चीज डिस्कस तो कर रहे हैं, NCERT में आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको आपके साथ साथ लेके चल रही हूँ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये वही कैलकुलेशन है जो मैंने आपको दिखाई अभी। 1 AMU कितना निकल के आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। हाइड्रोजन एटम का मास निकला इतना। मास इन टर्म्स ऑफ AMU, इसको इससे डिवाइड किया, ये 1 AMU से डिवाइड किया। हाइड्रोजन का मास कैसे निकाला, स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड किया किससे, 1 AMU। 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ कार्बन 12। देखो यही किया था हमने यहाँ पे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 1 AMU से डिवाइड किया था। 1/12 ऑफ कार्बन 12 जो कि कितना था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक। तो ये निकल के आया कितना, 1.008 AMU। और इसी तरह ऑक्सीजन का निकल के आया 15.995, या हम जिसको कहते हैं 16 AMU। At present, AMU has been replaced by U, which is known as unified mass. We use atomic masses of elements in calculations. We actually use average atomic masses of elements, which are explained below. अब चलिए हम बात करते हैं average atomic mass की। अब average atomic mass क्या होता है, चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा average atomic mass क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज नाम से पता चल रहा है हम किसी एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज यानी कि अभी भी हमने थोड़ी देर पहले आइसोटोप्स की बात करी थी। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास अब क्या होता है, एक एलिमेंट के बहुत सारे मासेस के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। एक एलिमेंट के अलग अलग मास वाले एटम्स प्रेजेंट हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर अबंडेंस है, राइट। अबंडेंस यानी कि जैसे मैं बात करूं, आपको एग्जांपल से ही हम बात करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का मास हम जानते हैं, क्लोरीन का मास नंबर एक है 35 और एक है 37, ठीक है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं 35 और 37। तो ये जो 35 है इसका 75% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ये वाला आइसोटोप 37 वाला आइसोटोप 25% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, करेक्ट। तो हमको जो क्लोरीन एटमॉस्फेयर से मिलेगी या किसी भी तरीके से हम क्लोरीन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर इनके एवरेज एटॉमिक मास प्रेजेंट होगा। ऐसा तो है नहीं ना क्लोरीन 35 आन दो छांट लें, 35 आन दो, 35 आन दो, 35 आन दो, 37 तो रुक जा, ऐसा नहीं होता ना। एवरेज मिलेगा ना। कुछ एटम्स 75% एटम्स, 75% एटम्स किसके होंगे 35 के, और 25% एटम्स किसके होंगे इस 37 के। तो हम जब मास कैलकुलेट करेंगे तो हम इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपली मैथ्स में जैसे आप करते आ रहे हैं एवरेज निकालने का काम, बिल्कुल वही यहाँ केमिस्ट्री में मैथ्स लगानी है आपको। थोड़ी सी क्या करना है, क्लोरीन 35 का 75% प्लस जो क्लोरीन 37 है उसका 25% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्लोरीन 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मास आएगा 35.5 U, राइट। एंड दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया अपना एवरेज एटॉमिक मास। तो किस पे डिपेंड करता है एवरेज एटॉमिक मास, कि परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, यानी कि किस परसेंटेज में कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है, ठीक।
तो यहाँ पे क्लोरीन 35 जो था वो 75% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, क्लोरीन 37 जो था वो 25% प्रेजेंट है, इसीलिए जो मास आया वो कितना आया 35.5 आया, 35.5 U या 35.5 एटॉमिक मास यूनिट्स आया मास किसका, क्लोरीन का। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। Many naturally occurring elements exist as more than one isotope when we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance per percent occurrence, मतलब 100 में से कितने पार्टिकल्स 35 के हैं और 100 में से कितने पार्टिकल्स 37 के हैं। The average atomic mass of that element can be computed. For example, carbon has the following। अब देखिए कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेकिन कार्बन को ही क्यों चूज किया, आपके मन में सवाल आया होगा, जब इसके भी आइसोटोप्स हैं तो कार्बन को ही क्यों चूज किया गया 1 AMU निकालने के लिए, ठीक है, 1 AMU बनाने के लिए कार्बन को ही क्यों चूज किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या बुराई थी, उनके आइसोटोप्स की वजह से एवरेज एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट आ रहा था, लेकिन यहाँ मतलब फ्रैक्शनल आ रहा था। यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं, कार्बन 12 का आइसोटोप 12 ये है 98.8% में। फिर कार्बन 13 का जो आइसोटोप है वो है 1.108%। और जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इस कार्बन 14 जो कि कार्बन डेटिंग में काम आता है। अच्छा, कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग होती है किसी भी फॉसिल की एज कैलकुलेट करना, दैट्स कार्बन डेटिंग। डेटिंग यानी कि डेट डालना, कौन सी डेट से ये है, मतलब कोई पेड़ है या कोई फॉसिल हमको मिला और हमने कहा ये 550 साल पुराना है, 550 साल, कौन था 550 साल पहले, आप या मैं, कोई भी नहीं था, राइट, हम में से कोई नहीं था, तो डेट कैसे डालें, इस कार्बन 14 की मदद से, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट, तो कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर 2.2 × 10⁻10 की कंसेंट्रेशन में कार्बन 14 भी प्रेजेंट होगा। और जो ये कार्बन 14 प्रेजेंट होगा ये है रेडियो एक्टिव, यानी कि इसका डीके होता चला जाएगा। तो प्रेजेंट इतना होना चाहिए था, जितनी क्वांटिटी मिलती है कार्बन 14 की उसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितने समय में इसका डीके हुआ होगा, राइट। सो दैट्स कार्बन डेटिंग, यहीं पे आंसर कर दिया। आप अलग से सवाल पूछते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए वापस आते हैं कार्बन 14 पे। तो कार्बन 14 का अबंडेंस है 2 × 10⁻10। तो जो कार्बन 12 के अलावा जो आइसोटोप्स हैं आप देख रहे हैं उनका परसेंटेज इतना कम है कि उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास पे कोई खास फर्क नहीं डाला। एवरेज एटॉमिक मास अभी भी 12.0 आया है, 12.011 U। तो ये ऑलमोस्ट 12.0, हम होल नंबर्स में बात करें तो 12 आ रहा है। तो इसलिए नाउ कार्बन was getting an average atomic mass of 12, that was a whole number, so इसको चूज कर लिया गया for 1 AMU। और यहाँ पर हमने एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि परसेंटेज अबंडेंस से 9.998 या 98% ऑफ 12 जो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आएगा उसके अंदर इतना परसेंटेज 12 आइसोटोप का होगा, इतना परसेंटेज 13 आइसोटोप का होगा और इतना परसेंटेज 14 आइसोटोप का प्रेजेंट होगा। Alright, similarly average atomic masses for other elements can be calculated in the periodic table of elements। अब देख लीजिए जो बात मैं आपसे कह रही थी, in the periodic table of elements the atomic masses mentioned for different elements actually represent their average atomic masses। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास देखिए पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड से सेकेंड लास्ट कॉलम में, सेकेंड लास्ट कॉलम 17th ग्रुप लोकेट करिए, उसके अंदर पहला एलिमेंट मिलेगा फ्लोरीन, उसके नीचे मिलेगा क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास देखिए आपको मिलेगा 35.5 U। देखिए चेक करिए, ऑल कॉर्नर्स। स्पेक्ट्रोमीटर बेटा, एक मिनट, बहुत सारे कमेंट्स आ गए, एक मिनट देख लेती हूं। बेटा पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर यस टेस्ट सीरीज की बात करेंगे अपन, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है,
What is spectrometry? स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉट मेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई थी। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एटम्स का मास मेजर किया जा सकता है, जो हमने अभी पहले बात करी थी। देखिए आपको मिलने लग गए 35.453, राइट। तो राउंड फिगर में हम बात करें 35.5 यू एवरेज एटॉमिक मास। तो आप पीरियोडिक टेबल जो देख रहे हैं उसमें छोटी छोटी बातें आप समझते चलिए कि जो हमको मास दिख रहा है उसके अंदर वो किसका दिख रहा है, एवरेज एटॉमिक मास दिख रहा है। और देख के मुझे कमेंट करिए किस किस एलिमेंट का आपको, ऐसे 3 एलिमेंट्स के नाम और उनके मासेस मुझे चैट बॉक्स में लिखिए जिनका आपको एवरेज एटॉमिक मास दिख रहा है। जल्दी से लुकअप फाइंड आउट। ये आप पहली बार देख रहे हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मास, क्योंकि इसी पे बेस्ड अब सारे कैलकुलेशंस होने वाले हैं। तो जल्दी से आप एक बार 3 ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट एंड राइट देयर नेम्स इन द चैट बॉक्स। नो, वी डू नॉट टेक 35 इन कैलकुलेशंस। क्रिश 35 नहीं लेते हैं, 35.5 ही लेते हैं। हम कभी भी 35 नहीं लेते अनलेस मेंशन्ड, और वो भी किसी रेयर केस में 35। मैंने तो, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कहीं 35 देखा हो कि उसका मास, अनलेस मेंशन कि हम 35 वाला या आइसोटोप ले रहे हैं। बाकी एवरेज एटॉमिक मास 35.5 ही लेते हैं, ठीक है। हम नहीं लेते हैं 35। क्रिश चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। अभी जैसे मैंने आपको एटॉमिक मास बताया उसी तरह होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास इज मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास हमने कहा था 1/12 या 1 AMU से कितना हेवियर है कोई भी एटम, दैट्स एटॉमिक मास। अब किसी मॉलिक्यूल में, मान लीजिए हम सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जितने भी एटम्स हैं वो कितने हेवियर हैं किससे? 1 AMU से। उनका सम कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यानी कि कार्बन कितना हेवियर है 1 AMU से? 12 टाइम्स, तो कार्बन का मास हो गया 12। ऑक्सीजन एक एटम कितना हेवियर है 1 AMU से? 16 टाइम्स, ठीक है। तो 16 टाइम्स हेवियर है। और ऐसे कितने एटम्स हैं? ऐसे 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे इसका मास आ गया 44। 32 प्लस 12 इज 44 AMU, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब जल्दी से आप कुछ मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करके मुझे बताइए। Al2SO4 होल थ्राइस, चलिए जल्दी करिए, इनके मासेस मुझे कैलकुलेट करके बताइए सबके। एवरेज नाम लिखते जाइए और मासेस बताते जाइए। वेरी गुड आकाश, केपी आकाश, केपी आकाश,
चलिए जल्दी जल्दी बताते जाइए, मासेस बताते जाइए। क्विकली जल्दी जल्दी करिए, टेक 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। जल्दी से इनके एटॉमिक मासेस कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करिए, मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस। और डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, अभी अभी मैंने आपको डिफाइन करके बताया। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस of elements present in a molecule which are heavier than what, the number of times they are heavier than 1/12 of carbon 12 isotope। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स क्विकली। जल्दी से बताइए क्विकली, स्टार्ट टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। जल्दी से अपने आंसर्स बताइए चैट बॉक्स में, जितना जितना होता जाए। फर्स्ट वाला हो गया तो उसको टाइप करते जाइए, जो होता जा रहा है उसको टाइप करते जाइए आंसर क्विकली। ऑल राइट, एल्यूमिनियम सल्फेट का टोटल करेंगे तो वो आएगा 342। वाटर का टोटल करेंगे मास तो आएगा 18। कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी से करिए, कितना आएगा 100। यू यू एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट HNO3, HNO3 का टोटल करेंगे 48 एंड 149। 16 3s are 48 and 149। यस, आगे जल्दी करिए इसको। नेक्स्ट वन 63, वेरी गुड 63U। देन अमोनिया नेक्स्ट। नाइट्रोजन का कितना मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, सो दैट गिव्स यू जल्दी बताइए 17। नेक्स्ट वन H2SO4, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, 4 एटम्स का मास 64 प्लस सल्फर 32 एंड प्लस 2, हाइड्रोजन का 2, दैट विल गिव यू 98, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज, क्विकली सॉल्व करिए इसको। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज 12 into 6 plus 12 plus 16 into 6, that is going to give you 180, right? 180 U at unified mass, या फिर आप AMU लिख सकते हैं। Then next comes सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जल्दी से कैलकुलेट करिए, थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाइए, कैलकुलेट करिए जल्दी जल्दी। C12H22O11, कार्बन का एक एटम का मास 12, मेरे साथ बोलते जाइए ताकि याद हो जाए मासेस, ठीक है। ये यूज करेंगे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तभी आपको बार बार जितनी बार आप अप्लाई करेंगे तभी जाके आपको मासेस याद होंगे, ठीक है। सो C12H22O11, अगेन इसका मास आएगा 342। नेक्स्ट वन है मीथेन, CH4, मीथेन गैस, या जिसको आप बायोगैस बोलते हैं, जिसको आप गोबर गैस बोलते हैं, दैट्स मीथेन। मीथेन का मास अगेन 12 + 4 16U। देन कम्स इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब इसका जल्दी से मुझे आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, जल्दी से टाइप करिए इसका मोलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए।
वेरी गुड आकाश, कृष सही है एकदम। 16, मीथेन का 46, 24 प्लस 16 प्लस 6 विल गिव यू 46, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों का एकदम सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे मॉलिक्यूलर मासेस। अब एक बात बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास, आपने ये भी सुना होगा। एटॉमिक मास में आपसे कह रही हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आपको एक क्लैरिटी दे देती हूँ। मैंने आपसे कहा एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है, ठीक है। और वहीं हम आप साथ में ये भी बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है। ऑक्सीजन का मास हम कितना बोलते हैं, 16 ग्राम्स। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हम कितना बोलते हैं, 16 ग्राम्स, ठीक है। तो जब मैं ये कह रही हूं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 और मैं कह रही हूं कि 16 ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, तो ये दोनों बातें मैच कैसे करेंगी, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे जब हम मोल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, मैंने ये सवाल डाल दिया आपके दिमाग में, मैंने आपके दिमाग में ये सवाल डाल दिया है। अब इस पे थोड़ा सोचिएगा कि ये बातें हैं क्या, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन और इधर 16 AMU दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, दो ऑक्सीजन का मास सेम कैसे हो सकता है, थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। इस पे हम लौट के फिर से आएंगे, कब, जब हम मोल कॉन्सेप्ट, एक बार मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद हम फिर से इस टॉपिक पे लौट के आएंगे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला एटॉमिक, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट मास। अभी हमने लास्ट जो हमने बात करी, हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल का मास है। ये जो आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्मूला यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज फॉर्मूला यूनिट्स। तो फॉर्मूला यूनिट्स में उनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे मैं आपसे बात क्या कर रही हूँ, आप देखो, जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ आपसे आयोनिक कंपाउंड्स, ionic compounds exist as formula units, their mass these are attracted by strong electrovalent forces of attraction। और आयोनिक बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आयोनिक बॉन्ड। हम कहना क्या चाह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ये एक यूनिट है, ठीक है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड एक यूनिट है, इसके अंदर एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच, अब देखिए ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये ऊपर गलत लिख दिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और इसीलिए इनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं या हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जब भी आप इनका क्रिस्टल देखेंगे तो बहुत सारी सोडियम क्लोराइड की यूनिट्स मिलेंगी, उनमें से एक यूनिट जो कि पूरा फॉर्मूला बना रही है, पूरे फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है, NaCl। तो इसको मैं मोर करेक्टली लिखूं तो ऐसे लिखूंगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। एक क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स है, सो NaCl। ऑलराइट,
तो अब ये Na और Cl बना कैसे? अब आप देखो न्यूट्रल एटम है सोडियम, ठीक है, सोडियम में से सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो अब सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया Na+1। मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बात समझाई थी कि एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोडियम के पास 11, इस एटॉमिक नंबर 11 का क्या मतलब है कि उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रल एटम में 11 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम एटम के पास। अब अभी यहाँ ये एटम था, ठीक है, और अब ये क्या बन गया है? सोडियम आयन बन गया है, सोडियम आयन बन गया है, ठीक है, क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो अभी भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने 10 प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए अब एक प्रोटॉन का चार्ज सोडियम के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। सिमिलरली हमारे पास क्लोरीन है जिसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। सोडियम नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वही इसने गेन कर लिया, तो अब ये बन गया है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या बन गया है? क्लोराइड आयन, और इसके ऊपर आ गया है, इसके सर पे आ गया है एक नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन थे, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि उसके पास 17 प्रोटॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और अब हो गए हैं उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 17, ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसका चार्ज यहां दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्लोराइड आयन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जाना पॉजिटिव चार्ज देगा और इलेक्ट्रॉन का आना नेगेटिव चार्ज देगा। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं चार्जेस के हिसाब से। चार्जेस के साथ हम बहुत खेलने वाले हैं आगे क्वेश्चंस के दौरान, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जाना वुड गिव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स का आना वुड गिव नेगेटिव चार्ज, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी कहानियां समझा दी, ठीक है। अब ये ऑपोजिटली चार्ज हो गए, इनकी एक फॉर्मूला यूनिट बनेगी और इस फॉर्मूला यूनिट का मास कहलाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे Na+ और Cl- का जो मास निकलेगा वो निकलेगा 23 + 35.5 will give you 58.5 U. So this is the unified mass or formula unit mass या formula mass. All right. yes रोहित, हम पर इस पे हम और बात करेंगे, ठीक है। अच्छा यस, यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूं ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम केटायन कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम केटायन कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन, अनियन नहीं, एनायन, ठीक है। क्रिश, आई होप आई हैव आंसर्ड यू। यस, सोडियम मेटल्स हमेशा केटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स ज्यादातर एनायंस बनाते हैं। मैं कह रही हूँ ज्यादातर क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो वहां पे वो केटायन भी बना सकता है कुछ कुछ केसेस में। ऑलराइट, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? सोडियम ने बनाया केटायन, मेटल केटायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो केटायन बनाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनायन बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। ऑलराइट, अब हम चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल क्या होता है? एक बार एनसीईआरटी भी चेक कर ले, एनसीईआरटी क्या क्या कह गई इतनी देर में, साथ साथ चलने दो। एनसीईआरटी ने क्या कह दिया भैया? फॉर्मूला मास। देखिए जो मैं आपसे कह रही थी पैकिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस, यहाँ दिख रहे हैं बहुत सारे सोडियम आयन है और बहुत सारे क्लोराइड आयंस है। सो एक सोडियम आयन
एक सोडियम आयन बहुत सारे ये क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, ठीक है। बड़ा वाला सोडियम आयन है, छोटा वाला क्लोराइड आयन है। तो एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस घेर के रखते हैं और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयंस से सराउंडेड है। तो ये जो 6 है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन है? 6। तो सोडियम आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है सुमन? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। It may be noted that in sodium chloride, sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and vice versa. तो ये जो सराउंडिंग नंबर ऑफ एटम्स हैं इनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कितने एटम सराउंड कर रहे हैं। The formula such as sodium chloride is used to calculate formula mass instead of molecular mass. In the solid state, sodium and chloride do not exist as single entity. यानी कि मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, वो फॉर्मूला यूनिट्स की तरह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला यूनिट हमने डिस्कस कर लिया है। 10 फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज दिस। अब कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये आपने हम कर चुके हैं ये सब कुछ। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। चलिए मोल कॉन्सेप्ट की बारी आ गई, आपका लॉन्ग अवेटेड टॉपिक दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, आप इतनी बार पूछ चुके हैं मुझसे कब पढ़ाएंगी, तो चलिए नाउ द टाइम हैज कम फॉर मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल कुछ भी नहीं है, सिंपल मोल क्या है? केमिस्ट की गिनती करने की यूनिट है, ठीक है। आप कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4, बड़ी बड़ी चीजें ना आपके आसपास। आपके पेंसिल बॉक्स में कितने पेन्स हैं? 1 2 3 4, आसानी से गिन लिए। केमिस्ट बेचारा कैसे गिने? इतना छोटा सा एटम है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कैसे गिने? राइट, तो उसको एक यूनिट बनानी पड़ी जिसका नाम था मोल। मोल का एक्चुअली मतलब होता है हीप, यानी कि ढेर, ठीक है। किसका ढेर? पार्टिकल्स का ढेर, एंटिटीज का ढेर, ठीक है, पार्टिकल्स का ढेर, राइट। तो यहां पे मोल क्या है? केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है। व्हाट इज मोल? इट इज द काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट, काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट या साइंटिस्ट। केमिस्ट, इट इज द काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट। मोल क्या है? मोल केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है। बेटा ओल्ड एडिशन ही चल जाएगा अवनी, पुराना ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने के लिए नए एडिशन की पीडीएफ ले लेना, अभी जो है वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जी रोहित, उसी लेवल तक जाना है, ठीक है, आप चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चंस करके आने पड़ेंगे, ठीक है, राइट। और अपनी पीडीएफ रख लेना, नए वाले एडिशन की पीडीएफ रख लेना कि बाय चांस आपको कुछ चेक करना हो, कहीं अटक रहे हो। बाकी अगर बुक पुरानी है तो वो बुक पुरानी से ही पढ़ो, हार्ड कॉपी में बढ़िया है बुक, ठीक है। चलो, अब मोल काउंटिंग यूनिट है, तो एक मोल के अंदर, हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मोल हैज 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स। कितने? 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स। एक बार लिख के देखना कितने सारे हो जाएंगे, लिख के देखना, ये बिना पार्स यूज करे, साइंटिफिक नोटेशन यूज करे, एक बार लिख के देखो कितने सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे। 6.022 into 10 to power 23,
इतने सारे जीरोस लग जाएंगे. सो इट हैज गॉट अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट हैज गॉट अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो इतने गिनती करना, आपने 1 2 3 4 पेंसिल बॉक्स में पेन्स गिन लिए, लेकिन ये गिनना केमिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए इस यूनिट की हमें जरूरत पड़ी. एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड आउट कि इतने पार्टिकल्स होते हैं. अब ये जो इतने पार्टिकल्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ठीक है. 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज हैड दीज मेनी पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स को बताने वाले व्यक्ति, इस पार्टिकल्स को नाम दिया गया एवोगाड्रोज कांस्टेंट. क्या नाम दिया गया? एवोगाड्रोज कांस्टेंट. क्योंकि एवरी टाइम व्हेनेवर वी वर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, always it was found out that this number is constant in 1 mole of a substance. किसी भी substance का 1 mole लेंगे तो constantly हमें these many number of particles मिलेंगे. That means this number is not changing. That means it is a constant and this is known as Avogadro's constant to honor Amedeo Avogadro. तो Amedeo Avogadro को honor करने के लिए experimentally ये determine किया गया था कि ये number निकल के आता है, ठीक है, ये नंबर निकल के आता है. अब ये जो एंटिटीज हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के एटम्स हो सकते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स हैं, तो उसके अंदर है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो पार्टिकल एक कॉमन टर्म हो गया, कोई भी चीज, ठीक है. 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं किसमें? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में. मैं आपसे कहूं कि सोडियम क्लोराइड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स हैं, या 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स हैं, तो हम कहेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स हैं. फिर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑक्सीजन नहीं, 1 मोल लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या 1 मोल लिथियम आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. 1 मोल लिथियम आयन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर सकते हैं. इसी तरह हम यहाँ प्रोटॉन्स की भी बात कर सकते हैं. इसी तरह ये पार्टिकल न्यूट्रॉन भी हो सकता है. तो ये जो पार्टिकल है, हम कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. ये जो मैंने पार्टिकल टर्म लिखा है, ये नंबर यहाँ पे फिक्स्ड है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं. 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. बेटा एक डीपीपी में सेंड कर चुकी हूं रोहित, आपने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए क्या? रोहित, मैंने जो लास्ट डीपीपी आपको सेंड करी थी उसके क्वेश्चंस कर लिए क्या? चलिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इसी में एवोगाड्रोस कांस्टेंट पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. यहां जो हमने एवोगाड्रोस कांस्टेंट की बात करी है, अब ये जो एवोगाड्रोस कांस्टेंट है, इसकी जो हमने बात करी है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन एग्जैक्टली 12 grams of carbon, exactly number of carbon 12 atoms in exactly 12 grams of carbon sample. ही कार्बन 12 के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 वाला आइसोटोप लिया, उसके 12 ग्राम्स के अंदर कितने पार्टिकल्स थे, यानी कि हम कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या इसको हम कह लें, एक सेकेंड, कह रहे हैं हम कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज इक्वल टू 12 ग्राम्स. यही कह रहे हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम
तो हमने कहा कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है कि कितने पार्टिकल्स हैं, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 के पार्टिकल्स कितने हैं इस सैंपल के अंदर, 12 ग्राम सैंपल के अंदर कितने कार्बन 12 के पार्टिकल्स हैं। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम इनटू एक एटम का मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या हो गया, हमको ये पता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम कहां से कैलकुलेट किया था, स्पेक्ट्रोमीटर से करा था, 1.992 इंटू 10⁻23, राइट। तो वहां से हमने ये मास ऑफ कार्बन 12 एटम कैलकुलेट कर रखा था, ये पता है कि 12 ग्राम में इतने हैं, तो हमको एवोगाड्रोस कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट आ जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एवोगाड्रोस कांस्टेंट या नंबर इज इक्वल टू 12 by 1.992 into 10 to power minus 23, and this is going to give you 6.022 into 10 to power 23। आ गया वो नंबर जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा था। देखिए राइट। अब आप अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, हमने क्या लिखा, हमने लिखा एवोगाड्रोस नंबर कितना है, हमने क्या बोला कि 12 by 1.992 into 10 to power 20 into 10 to power minus 23, right? This is Avogadro's number 6.022 into 10 to power 23, ठीक है, ये है Avogadro's नंबर। अगर आपको याद हो 1 AMU हमने क्या कहा था, 1 AMU हमने क्या कहा था, 1 AMU क्या कहा था, कैसे डिफाइन करा था, 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास कितना था, कार्बन 12 का मास कितना था, 1 AMU कैसे डिफाइन करा था हमने, कितना था कार्बन 12 का मास, 1 AMU हमने कैसे डिफाइन करा था, जल्दी बताओ, 1.992 इंटू 10 to power minus 23 डिवाइड बाय 12, यही करा था। 1 बाय एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट। तो क्या आपको यहां से दिख रहा है, ये इसका जस्ट रिवर्स नहीं है। तो 1 AMU क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। Na क्या है, Na मैंने ऐसे उसको सिंबलाइज किया है एवोगाड्रोस नंबर, 1/Na। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। अरे युवराज थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल कैसे देख सकती हूँ, अरे तुम भेजे जा रहे हो एक ही सवाल। तो रोहित पहले वो वाली DPP सॉल्व करिएगा। मैम बेस्ट बुक फॉर NSC JS केमिस्ट्री थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चंस आपको NSC JS के क्वेश्चंस पास्ट ईयर के पेपर्स में मिलेंगे, और इसके लिए आप पुराने IIT के पुराने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, नीट के IIT के पुराने क्वेश्चंस, काफ़ी पुराने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। और थ्योरी के लिए मैं थ्योरी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, और NCERT 11th और 12th की फॉलो करने को बोला है, राइट। सो दैट इज द ओनली क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फॉलो फॉर NSC JS IJSO, ठीक है। राइट चलिए आगे कुछ बात करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल, यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल? चलिए मैं एक और टर्म आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। अब आपने क्योंकि 1 मोल पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पे आपको एक मास बार बार यूज में आएगा, मोलर मास। ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो अभी आपके अब बस अब बेहतरीन तरीके से बार बार काम में आने वाली है। तो आपको इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, इन सब का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास और कुछ नहीं है,
mass of 1 mole of a substance, 1 mole of any substance क्या हो गया इसको, substance को, molar mass is mass of 1 mole of any substance expressed in grams. एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, मोलर मास, या हम इसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। जब हम मोलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तब हम उसे ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सिर्फ क्या फर्क है यहाँ पे, मोलर मास और ग्राम, सिर्फ हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास, 1 मोल का मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोल को हम क्या कह सकते हैं, तो मोल को, 1 मोल को हम क्या कहते हैं, और ग्राम एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम एटम कहते हैं। 1 मोल एटम्स को हम ग्राम एटम कहते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम एटम कहते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स, एंड ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स को। यानी कि यहाँ पे आप ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल समझ गए होंगे मेरे ख्याल में, इसमें कोई डाउट, ठीक है, यस, इज इट क्लियर? चलिए, अब मोल क्या है, ये जो मोल है केमिकल्स को मेजर करने की एसआई यूनिट है। इट इज द एसआई यूनिट, it is the SI unit, it is the SI unit to measure amount of substance, measure the amount of substance। किसी भी substance को measure करने के लिए ये नई SI unit बनाई गई थी, that is mole, ठीक है, 1 mole of a substance, right? इज इट क्लियर? आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, हो तो चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास। चलिए, अब हम आते हैं कि मोल से अब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म्स में हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। तो जब आपको किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो, किसी भी सब्सटेंस का मास दिया गया हो, उसको अगर आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स। सो गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे गिवन मास को हम जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम मोल्स की बात कर रहे हैं तब, ठीक है, ऑलराइट। तो गिवन मास, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, अगर हम मास हमको दिया हुआ हो किसी सब्सटेंस का और हमसे क्या कहा जाए कि इसके मोल्स कैलकुलेट करिए, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, तब हमको ये एक फॉर्मूला है जिससे हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब इससे हम समझते क्या है, ये तो फॉर्मूला है, इसको भी हम यूज करके क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन इससे हम एक्चुअली समझते क्या है। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल की बात करूं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, और वो रिलेटेड है, अभी मैंने आपको समझाया कि वो रिलेटेड है उसके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से,
और वो एक और चीज से रिलेटेड है, वो है उसके अंदर कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का, देखिए आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यही क्रक्स है मोल कॉन्सेप्ट का। चलिए, मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है, राइट, तो इसका मतलब मेरे पास उसका ग्राम एटॉमिक मास बराबर वेट होगा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और उसके अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यानी कि एग्जाम्पल से बात करते हैं, मेरे पास अगर 1 मोल कैल्शियम है, तो मेरे पास यानी कि मेरे पास 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है, ठीक है, यानी कि मेरे पास 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है अगर मैं इसे ग्राम एटॉमिक मास से रिलेट करूं तो। अगर मैं इसे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर के टर्म्स में काउंट करना हो तो मेरे पास यहाँ पे Na पार्टिकल्स है, Na इज एब्रीवेटेड, एवोगाड्रोस नंबर इज एब्रीवेटेड एज Na, मैं इसको Na या N0 से रिप्रेजेंट करूंगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, Na या फिर N0, ठीक है। तो Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दैट इज मेरे पास 6.0222 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अब सुनना ध्यान से, ये पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पे मेरा सवाल क्या है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे बताओ, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ये सब्सटेंस देख के, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये सब्सटेंस देख के। ये क्या है, मेटल है, कैसे एग्जिस्ट करता है, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या है, मेटल है, कैसे एग्जिस्ट करता है, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम है। क्या है, एटम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, बात समझ आई। चलो और देखते हैं आगे एग्जाम्पल, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, या चलो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन है, यानी कि मेरे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। ग्राम एटॉमिक मास में बात करूं तो मैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। क्या कहा मैंने, एटम्स, क्या कहा मैंने, एटम्स। क्यों कहा, क्योंकि यहां मैंने सिर्फ H लिया था, मॉलिक्यूल नहीं था, यहां पे मैंने सिर्फ H लिया था, दैट इज एटम्स। नेक्स्ट, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है अगर, तो इसका मतलब मेरे पास 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये ग्राम एटॉमिक मास था, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि मैंने यहाँ 1 मोल कंसिडर 1 मॉलिक्यूल लिया है हाइड्रोजन का। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, एक एटम स्टेबल नहीं हो पाता, जरूरी नहीं है कि एक एटम हमेशा स्टेबल हो, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है। तो 2 एक जैसे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो जब 2 एक जैसे एटम्स मिले हैं तो इसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। और मेरे पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, यानी कि मेरे पास क्या है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या है मेरे पास यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास लिया है, मैंने यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का मोल लिया है, तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिले हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब बिल्कुल ध्यान से सुन के मुझे जवाब देना, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, बताओ, 2। कितने, 2। तो Na मॉलिक्यूल्स में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, 2 इंटू Na, 2 इंटू Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू Na, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमको मिलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन में। ऑल राइट, आप क्या इस बात को समझ गए। अब ये जो नंबर है 2, ये जो नंबर है 2,
इस नंबर को हम क्या कहते हैं? ये नंबर है एटॉमिसिटी। क्या है ये? दिस नंबर इज एटॉमिसिटी। क्या है ये? दिस नंबर इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी क्या होती है भाई? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? आप बताओ। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2। चलो बताओ ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है? 3। H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है? इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 3। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? जल्दी बताओ। 4 + 1 5 + 6 and 7 7। दिस इज द एटॉमिसिटी। ठीक है, ये इसकी एटॉमिसिटी है। तो 1 मोल अगर ओजोन लिया है मैंने, 1 मोल ओजोन लिया है, यानी कि मैंने 48 ग्राम्स ऑफ ओजोन लिया है, यानी कि मुझे मिलने वाले हैं NaO3 के मॉलिक्यूल्स, NaO3 के मॉलिक्यूल्स एंड 3 × Na ऑक्सीजन के एटम्स। 3 × Na ऑक्सीजन के एटम्स। अब बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करा था। सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है 98 ग्राम्स। अगर मैंने 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो मैंने 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो मुझे 1 मोल या सॉरी मुझे कितने सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? Na। मुझे कितने सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मिलने वाले हैं। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मिलने वाले हैं। चलिए, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिविजुअली मुझे 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, कितने सल्फर के एटम्स मिलेंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे। क्या सवाल है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये बात कितनी समझ में आई है। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने सल्फर के एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और टोटल कितने एटम्स हैं। 4 सवाल पूछे हैं मैंने आपसे 4 सवाल पूछे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में आपको कितने हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, कितने सल्फर के एटम्स मिलेंगे, कितने ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलने वाले हैं। राइट, ये आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास हम आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू क्लास। आई होप आपको आज की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।